नमस्कार। हमारे इस विशेष समाचार प्रसारण में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बस्ती में वर्चुअल तरीके से सांसद खेल महाकुंभ 2023 के दूसरे चरण का किया उद्घाटन। कहा, बीते 8-9 वर्षों में देश में खेल के लिए एक बेहतर वातावरण बनाने का काम किया गया है, जिसका परिणाम ओलंपिक और पैरालंपिक मुकाबलों में देखने को भी मिला। पीएम ने कहा, आज का नया भारत स्पोर्ट्स सेक्टर के सामने मौजूद हर चुनौती के समाधान का भी कर रहा है प्रयास। निर्वाचन आयोग ने पूर्वोत्तर के 3 राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव तारीखों का किया ऐलान। त्रिपुरा में 16 फरवरी, मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। 2 मार्च को तीनों राज्यों के नतीजे होंगे घोषित। केरल में शुरू हुई G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप बैठक। अगले 3 दिन हेल्थ, इमरजेंसी और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में सहयोग बढ़ाने समेत अन्य मुद्दों पर होगी चर्चा। स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कहा, सेहत से जुड़ी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक नेतृत्व की जरूरत। मालदीव और श्रीलंका के 3 दिनों के दौरे के पहले चरण में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पहुंचे मालदीव। दोनों देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों पर होंगे हस्ताक्षर। कल कोलंबो में भारत श्रीलंका साझेदारी पर भी होगी बातचीत। दिल्ली में प्रशासनिक अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने सुनवाई पूरी कर फैसला रखा सुरक्षित। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले की सुनवाई बड़ी बेंच से कराने की मांग। और राजधानी कीव में हेलीकॉप्टर हादसे में यूक्रेन के गृह मंत्री डेनिस मोनास्ट्रिकी समेत 18 लोगों की मौत। रिपोर्ट के मुताबिक दुर्घटना में यूक्रेन के गृह मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारियों की भी मौत की खबर। हैदराबाद वनडे में भारत ने न्यूजीलैंड के सामने रखा 350 रन का लक्ष्य। शुभमन गिल ने जड़ा दोहरा शतक। 208 रन की खेली पारी। और अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बस्ती जिले में आयोजित किए जा रहे सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। ये खेल महाकुंभ एक अनूठी पहल है जो बस्ती जिला और आसपास के क्षेत्रों के युवाओं को अपनी खेल प्रतिभा दिखाने का अवसर और मंच प्रदान करती है। इसके साथ ही खेल को करियर के एक विकल्प के रूप में अपनाने के लिए भी प्रेरित करती है। ये क्षेत्र के युवाओं में अनुशासन, टीम भावना, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, आत्मविश्वास और राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का भी प्रयास करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खिलाड़ियों की जमकर सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक खिलाड़ी के लिए उसका खेल एक साधना और तपस्या है, जिसमें वो अपने आप को तपाता है। प्रधानमंत्री ने देश में खेलों के प्रति किए जा रहे कार्यों पर कहा कि बीते 8-9 वर्षों में खेल के लिए एक बेहतर वातावरण बनाने का काम किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का नया भारत स्पोर्ट्स सेक्टर के सामने मौजूद हर चुनौती के समाधान का भी प्रयास कर रहा है। चुनाव आयोग ने 3 राज्यों त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में तीनों राज्यों में होने वाले चुनाव की जानकारी दी। त्रिपुरा में 16 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, जबकि मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को चुनाव होंगे। चुनाव के तारीखों की घोषणा के साथ ही तीनों राज्यों में आचार संहिता लागू हो गई है। नागालैंड में विधानसभा का कार्यकाल 12 मार्च, मेघालय में 15 मार्च और त्रिपुरा विधानसभा का कार्यकाल 22 मार्च को पूरा हो रहा है। त्रिपुरा में जहां बीजेपी की अकेले सरकार है, वहीं मेघालय और नागालैंड में बीजेपी गठबंधन सरकार का हिस्सा है।
मेघालय में विधानसभा की 60 सीटें हैं। साल 2018 में यहां 59 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे। तब कांग्रेस यहां सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। कांग्रेस को 21 सीटों पर जीत हासिल हुई है। एनपीपी दूसरी बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई, जिसके खाते में 19 सीटें थी। वहीं बीजेपी को 2 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि यूडीपी को 6 सीटें हासिल हुई थी। बीजेपी को महज 2 सीटें मिली थी। बावजूद इसके बीजेपी ने नेशनल पीपल्स पार्टी के साथ गठबंधन करके यहां अपनी सरकार बना ली थी। इस बार कांग्रेस का यहां जनाधार नहीं दिख रहा है। कांग्रेस के विधायक तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। मेघालय में कांग्रेस के 5 में से 3 विधायक हाल ही में एनपीपी में भी शामिल हुए हैं। साल 2018 में त्रिपुरा की 60 सीटों में से 59 सीटों पर चुनाव कराए गए थे। चारेलाम सीट से सीपीएम प्रत्याशी रामेंद्र नारायण देबबर्मा के निधन के कारण इस सीट पर चुनाव नहीं हो सका था। भाजपा ने बम्पर जीत हासिल करते हुए 35 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि सीपीएम सिर्फ 16 सीटों पर ही सिमट गई। भाजपा की सहयोगी पार्टी इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी आईपीएफटी ने 8 सीटों पर जीत का परचम लहराया था। त्रिपुरा में कभी भाजपा का एक भी विधायक नहीं था, लेकिन उसने अपने शानदार प्रदर्शन से विरोधियों को चौंका दिया था। अब त्रिपुरा में भाजपा का विजय रथ रोकने के लिए सीपीएम और कांग्रेस इस बार साथ आए हैं। दोनों दलों ने विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन कर लिया है। हालांकि ममता बनर्जी की टीएमसी ने चुनाव में अकेले ही उतरने का फैसला किया है। नागालैंड में फिलहाल नेफ्यू रियो के नेतृत्व में नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी एनडीपीपी की सरकार है। पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीपीपी को 42 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 15.3% मतों के साथ 12 सीटों पर कामयाबी मिली थी। 4 सीट एनपीएफ के खाते में है। नागालैंड में अन्य के खाते में 2 सीटें हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा पूर्वोत्तर के 3 राज्यों मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि पिछले 8 सालों में भाजपा ने जो विकास किया है वो पूर्वोत्तर की जनता महसूस करती है। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने यह भी भरोसा जताया कि हम एक बार पुनः नॉर्थ ईस्ट में अपनी सरकार बनाने में कामयाब होंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मालदीव और श्रीलंका की 3 दिन की यात्रा पर आज मालदीव पहुंचे। मनादू द्वीप पहुंचने के बाद डॉक्टर जयशंकर ने मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद के साथ भारत मालदीव सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा की और मालदीव में भारत द्वारा वित्त पोषित विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर फिक्की द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कार्यक्रम में भाग लिया। अनुराग सिंह ठाकुर ने देश सेवा के प्रति सुभाष चंद्र बोस के योगदान को याद किया। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने विचारों से बहुत आगे थे। पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता मनप्रीत सिंह बादल कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद आज भाजपा में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। सदस्यता ग्रहण करने के बाद मनप्रीत सिंह ने कहा कि एक समय था पंजाब हिंदुस्तान का चांद हुआ करता था, लेकिन आज पंजाब पिछड़ रहा है। इसलिए अगर कोई पंजाब को पटरी पर चढ़ा सकता है तो वो पीएम मोदी हैं और उनकी टीम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी का लोगो डिजाइन करने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इस वर्ष अप्रैल में इस कार्यक्रम की 100वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी। मन की बात के 100वें एपिसोड के लिए आकाशवाणी ने लोगों का डिजाइन मांगा है। लोगो में मन की बात की 100वीं कड़ी को दर्शाने वाला आकर्षक डिजाइन होना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ लोगो डिजाइन करने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई है। 1 फरवरी तक mygov.in पोर्टल के माध्यम से आवेदन जमा कराए जा सकते हैं। प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि
1 फरवरी 2023 है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में आज G20 सदस्य देशों के बीच एक अहम बैठक चल रही है। 20 जनवरी तक चलने वाली इस बैठक में हेल्थ वर्किंग ग्रुप स्वास्थ्य से जुड़े मसलों पर विचार विमर्श करेगा। आज 2 सेशन हो रहे हैं। पहले सेशन में हेल्थ इमरजेंसी को लेकर तैयारियां पर चर्चा हो रही है। भविष्य में किसी भी हेल्थ इमरजेंसी से कैसे बचा जाए, उसके प्रति क्या रिस्पॉन्स हो और कैसी तैयारियां हों, ये चर्चा के मुख्य विषय हैं। दूसरे सेशन में फार्मास्यूटिकल सेक्टर में सहयोग को सुदृढ़ करने पर विचार विमर्श होगा, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दिया जाएगा कि कैसे वैक्सीन, दवाएं, डायग्नोस्टिक्स सही कीमत पर सभी को उपलब्ध हों। इसके बाद आज शाम को डेलीगेट केरल के पारंपरिक खान-पान और संस्कृति से भी रूबरू होंगे। केरल में G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक के इतर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर प्रवीण पवार और विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधरन समेत कई मंत्रियों ने शिरकत की और इस प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। इस प्रदर्शनी में एक स्टॉल प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का भी है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने जन औषधि स्टॉल का जायजा लेते हुए कहा कि देश भर में 9,000 से ज़्यादा जन औषधि की दुकान खुल गई हैं। उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान भारत ने दुनिया के कई देशों को दवा और वैक्सीन मुहैया कराई हैं। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में NIDM और NDMA के संयुक्त तत्वावधान में 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। 17 जनवरी से शुरू हुए इस सम्मेलन का विषय जलवायु और आपदा संकट से संरक्षा, तन्यकता एवं संवहनीयता की ओर है। गौरतलब है कि इस सम्मेलन में देश और विदेश के कई प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान NDMA के संयुक्त सचिव कुणाल सत्यार्थी ने कहा कि इस सम्मेलन का मकसद आपदा प्रबंधन की चुनौती से निपटना है। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दाखिल कर सिमी पर लगाए बैन को जारी रखने के अपने फैसले को सही ठहराया है। सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि आतंकवादी संगठन सिमी का मकसद राष्ट्रवाद को खत्म कर देश में इस्लामिक शासन स्थापित करना है। हलफनामे में कहा गया है कि सिमी इस्लाम के प्रचार, जिहाद का समर्थन कर युवाओं को भड़काता रहा है। देश के संविधान और राष्ट्र की अवधारणा में उसका यकीन नहीं है। सिमी मूर्ति पूजा के खिलाफ है और ऐसी धार्मिक परंपराओं को खत्म करना अपनी जिम्मेदारी समझता है। ऐसे संगठन को देश में इजाजत नहीं दी जा सकती। हलफनामे में कहा है कि सिमी का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरब और नेपाल में नेटवर्क है। हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा जैसे संगठन सिमी के जरिए राष्ट्र विरोधी मंसूबों को अंजाम देते रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल BSF ने पंजाब के गुरदासपुर जिले में एक पाकिस्तानी ड्रोन द्वारा गिराए गए हथियारों की खेप में चीन निर्मित 4 पिस्तौल बरामद की हैं। BSF ने बुधवार को ये जानकारी दी। मंगलवार और बुधवार की मध्य रात्रि को गुरदासपुर के ऊंचा टकला गांव से 4 चीन निर्मित पिस्तौल, 8 मैगजीन और 47 जिंदा राउंड की खेप बरामद की गई। ज्ञात रहे कि 17 एवं 18 जनवरी की रात में गुरदासपुर में ऊंचा टकला गांव के बाहरी इलाके में तैनात BSF की एक टीम ने पाकिस्तान की तरफ से आने वाले एक संदिग्ध ड्रोन की आवाज सुनी। त्वरित कार्रवाई में BSF ने फायरिंग की। BSF ने एक बयान में कहा है कि संदिग्ध ड्रोन से कुछ गिराए जाने की आवाज भी सुनाई दी। पंकज कुमार सिंह को देश का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। पंकज सिंह राजस्थान कैडर के 1988 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। सिंह को 2 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। पंकज कुमार सिंह हाल ही में सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के पद से रिटायर्ड हुए हैं। नवनियुक्त उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार
पंकज कुमार सिंह के पास IIM अहमदाबाद से MBA के अलावा LLB और MPhil की डिग्री है। उन्होंने 2021 में पहली बार BSF का स्थापना दिवस मध्य प्रदेश के टेकनपुर से बाहर राजस्थान के जैसलमेर में मनाने का विचार देश के सामने रखा। इस विचार से सरकार को प्रभावित किया। सरकार ने अब सभी अर्धसैनिक बलों और यहां तक कि सेना को भी दिल्ली से बाहर अपना स्थापना दिवस मनाने का निर्देश दिया। और बुलेटिन में अब ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए DD न्यूज। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। DD न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान, जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही है वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ DD न्यूज पर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। श्री गुरु ग्रंथ साहब के 2 स्वरूपों को काबुल से दिल्ली लाया जा रहा है। अफगानिस्तान में मौजूदा शासन द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण स्वरूपों को पिछले साल सितंबर में नहीं लाया जा सका था। अफगान सिख समुदाय के 3 सदस्य पूरे धार्मिक प्रोटोकॉल के अनुसार श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूपों को काबुल से दिल्ली ला रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में एक बड़ा हादसा हो गया। यह हादसा यूक्रेन की राजधानी कीव के बाहर ब्रोवरी टाउन में हुआ। इस हादसे में यूक्रेन के गृह मंत्री डेनिस मोनास्टर्स्की और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित 18 लोगों की मौत हो गई है। कीव रीजन के गवर्नर के अनुसार हेलीकॉप्टर एक आवासीय इमारत के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ और मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। आर्थिक रूप से बदहाल पाकिस्तान को जल्द ही एक बड़ा झटका लग सकता है। पाकिस्तान से प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा छिन सकता है। रिपब्लिकन सांसद एनी विक्स ने प्रतिनिधि सभा में विधेयक पेश किया है। विधेयक में पाकिस्तान का प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा खत्म करने की मांग की गई है। इस विधेयक पर अमेरिकी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पहले हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी को भेजा गया है। विधेयक में कहा गया है कि पाकिस्तान को ये साबित करना होगा कि वो अपने देश में हक्कानी नेटवर्क के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ कार्रवाई में तेजी पाकिस्तान ने दिखाई है और उसके खिलाफ सैन्य अभियान चला रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान आतंकियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह ना बना रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय इसको लेकर पाकिस्तान को प्रमाणित करेगा। ब्राजील में महाभियोजक के कार्यालय ने कुछ प्रदर्शनकारियों के खिलाफ नए आरोप तय किए हैं, जिन्होंने अक्टूबर के चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो की हार के विरोध में सरकारी इमारतों पर धावा बोल दिया था। अभियोजक ने अनुरोध किया कि कांग्रेस में तोड़फोड़ करने वाले 39 प्रतिवादियों को एक निवारक उपाय के रूप में कैद किया जाए और उनकी $7.7 मिलियन की संपत्ति को नुकसान की भरपाई के तौर पर जब्त किया जाए। रिपोर्ट्स के अनुसार विरोधियों पर सशस्त्र आपराधिक संघ कानून की लोकतांत्रिक स्थिति को नष्ट करने के हिंसक प्रयासों, तख्तापलट करने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। 8 जनवरी को 1000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जब हमलावरों ने ब्राजीलियाई कांग्रेस राष्ट्रपति
महल और सर्वोच्च न्यायालय पर धावा बोल दिया था। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज का पहला मैच आज हैदराबाद में खेला जा रहा है। भारत ने न्यूजीलैंड के सामने 350 रन का लक्ष्य रखा है। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर 69 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत की ओर से सबसे सफल बल्लेबाज रहे ओपनर शुभमन गिल, जिन्होंने 208 रन की पारी खेली। गिल का ये पहला दोहरा शतक रहा। वे वनडे क्रिकेट में भारत की ओर से दोहरा शतक लगाने वाले 5वें बल्लेबाज रहे। मैच में भारत ने टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का फैसला किया। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने पहले विकेट के लिए 60 रन जोड़े। रोहित शर्मा 34 रन बनाकर आउट हुए। भारतीय टीम का दूसरा विकेट विराट कोहली के रूप में गिरा, जो 8 रन पर सेंटर की गेंद पर बोल्ड हुए। ईशान किशन 5 रन ही बना सके। वहीं सूर्य कुमार यादव ने 31 रन की पारी खेली। वहीं शुभमन गिल ने अपना तीसरा वनडे शतक पूरा किया। शुभमन गिल भारत के लिए वनडे क्रिकेट में सबसे कम पारी में 1000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बने। गिल का शानदार प्रदर्शन इसी तरह जारी रहा और उनकी दमदार पारी के बल पर भारतीय टीम ने 8 विकेट पर 349 रन का स्कोर किया। लेह में खेले गए सीसी आइस हॉकी चैंपियनशिप के महिला वर्ग के फाइनल मुकाबले में आईटीबीपी की टीम ने बाजी मारते हुए खिताब अपने नाम किया। खिताबी मुकाबले में आईटीबीपी का सामना लद्दाख की टीम से था, जहां आईटीबीपी की टीम 7-2 से जीतने में कामयाब रही। साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन के तीसरे दिन महिला एकल वर्ग में विश्व नंबर 1 पोलैंड की ईगा स्वातनिक की जीत का सिलसिला जारी रहा। स्वातनिक ने कोलंबिया की कैमिला ओसुरियो को 6-2, 6-3 के सीधे सेट में शिकस्त दी। वहीं जेसिका पेगुला भी दूसरे दौर का मैच जीतने में सफल रही। पेगुला ने बेलारूस की एलिया कसांद्रा सेस्नोविच को 6-2, 7-6 से मात देकर अगले दौर में जगह बनाई। ग्रीस की मारिया सकारी भी तीसरे दौर में पहुंची। सकारी ने डायना श्नाइडर को 3-6, 7-5, 6-3 से हराकर अगले दौर में पहुंचने में सफलता हासिल की। हालांकि पेट्रा क्विटोवा दूसरे दौर की बाधा को पार नहीं कर पाई। क्विटोवा को एनहेलिना कैलिनीना ने 7-5, 6-4 से हराया। पुरुष वर्ग की बात करें तो यहां एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। 22 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता स्पेन के राफेल नडाल दूसरे दौर से बाहर हो गए। नडाल को दूसरे दौर के मैच में अमेरिका के मैकेंजी मैकडोनाल्ड के हाथों 6-4, 6-4, 7-5 से हार मिली। उधर कनाडा के फेलिक्स ऑगर इलियासिमे तीसरे दौर में पहुंचे। उन्होंने दूसरे दौर के मैच में स्लोवाकिया के एलेक्स मॉल्कन को 3-6, 3-6, 6-3, 6-2, 6-2 से हराया। इटली के जेनिक सिनर भी तीसरे दौर में पहुंचे। सिनर ने अर्जेंटीना के टॉमस मार्टिन को 6-3, 6-2, 6-2 से हराया। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।